शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं पंजाब से। कल की न्यूज़ में हमने देखा था पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो आज बताया गया है कि नए मुख्यमंत्री कौन बनने वाले हैं। पंजाब को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिलने वाला है जो कि वहाँ का पहला दलित नेता होगा। ठीक है। द फॉर्मर मिनिस्टर क्लोज टू स्टेट कांग्रेस चीफ सिद्धू विल टेक ओथ टुडे। अब ऐसा माना जा रहा है कि ये जो नए सीएम ओथ शपथ लेंगे ये सिद्धू के निकट माने जा रहे हैं, मतलब इनके ये करीबी हैं। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने संडे के दिन अनाउंस कर दी है 49 साल एज वाले चरणजीत सिंह चन्नी को, ठीक है, पंजाब कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी के लीडर के रूप में ये नेता चुने गए हैं। ही विल बी द स्टेट्स न्यू चीफ मिनिस्टर। अब ये जो कमेटी है इसके इंचार्ज ऑफ पंजाब अफेयर्स हरीश रावत ने अनाउंस कर दिया द नेम ऑफ न्यू सीएलपी लीडर ऑन ट्विटर। ठीक है। इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू अनाउंस दैट चरणजीत सिंह चन्नी हैज़ बीन unanimously elected the leader of Congress legislative party of the पंजाब। कांग्रेस की लेजिस्लेटर पार्टी के ये चुने गए हैं लीडर। अब ये ही बनने वाले हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। ये बात कहते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। जल्दी ही अब ये क्या करने वाले हैं, पंजाब गवर्नर से मिलेंगे और इन्होंने क्या है सरकार बनाने का दावा किया है और अब ये शपथ लेने वाले हैं। तो मिस्टर चन्नी इज क्लोज एड ऑफ स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट नवजीत सिंह सिद्धू के करीबी माने जाते हैं। ठीक है। वाज एमंग द कैबिनेट मिनिस्टर इन द आउटगोइंग गवर्नमेंट हु रिबिल्ड अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह। इनका कहना है कि देखो 2017 के बाद से जितने भी चीफ मिनिस्टर हुए हैं ना उन्होंने अपने वादे नहीं किए हैं, वादा के अनुसार उन्होंने काम नहीं किया है। अब हम बात कर लेते हैं चुनावी मुद्दे की। पंजाब में सबसे ज़्यादा जो संख्या है मानी जाती है वो मानी जाती है दलितों की। इसी के चलते चलते एक ऐसा चेहरा इन्होंने खड़ा किया है कि दलितों का वोट जो है ये हासिल कर सकें। 32% जो है दलित यहाँ पर निवास कर सकते हैं। असेंबली पोल आने वाले हैं 2022 में। इसी के चलते चलते ये फेरबदल देखने को मिला है। और दूसरी बात यही तो है ना कि पार्टी के भीतर में भी लड़ाई मतभेद होने लगा था, इसी के चलते चलते ऐसा कदम इनको उठाना पड़ा। द शिरोमणि अकाली दल हैज़ ऑलरेडी अनाउंस्ड दैट इफ वोटेड टू पावर द डिप्टी चीफ मिनिस्टर वुड बी फ्रॉम द दलित कम्युनिटी। जैसे कि अकाली दल एक पार्टी है, उनने कैसे जोर लगाई कि हम दलित नेता को खड़ा करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि जीतना है तो दलितों का वोट हासिल करना जरूरी है। अब यदि हम संवैधानिक उपबंध देखें चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में सीएम के बारे में क्या क्या उल्लेख किया गया है, तो देखो संविधान द्वारा हमारे सरकार की जो संसदीय प्रणाली है इसमें देखो जो राज्यपाल रहता है वो राज्य का मुखिया रहेगा, लेकिन जो मुख्यमंत्री रहता है वो सरकार का प्रमुख रहता है। ठीक है। दूसरे शब्दों में कहा जाए ना तो राज्यपाल राज्य का मुखिया है और जबकि मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया। इस तरह राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति वैसी ही है जैसे कि पूरे देश में केंद्र की सरकार में प्रधानमंत्री की रहती है। अब संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया का प्रावधान हमें देखने को नहीं मिलता है। केवल 164 आर्टिकल 164 ये बताता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और किस व्यक्ति को बनाएगा,
जैसे कि यहाँ पर हमने देखे हैं, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, इसने अपने नेता को चुनी है। तो यही जो नेता है, ये बन जाता है मुख्यमंत्री। ठीक इसी प्रकार यही बात इसमें कही जाती है कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता। यदि कंडीशन ऐसी आ गई कि किसी दल को बहुमत ही नहीं मिला है, तो राज्यपाल क्या काम करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपने हिसाब से करता है। ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल या फिर नेता के समूह के नेता को मुख्यमंत्री बना देगा और उसे 1 महीना के भीतर इस सदन विश्वास प्राप्त करने के लिए बोलता है। देखिए, मुख्यमंत्री बनने से पहले, कार्य ग्रहण करने के पहले राज्यपाल उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ठीक है। अब यदि हम इसकी पावर और वर्क के बारे में देखें तो राज्य योजना बोर्ड का ये अध्यक्ष होता है। दूसरी बात, संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में ये काम करता है। ठीक है। एक समय में इसका कार्यकाल रहेगा 1 वर्ष का। वो अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का सदस्य बन रहेगा। इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वो राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता रहता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वो मुख्य मैनेजमेंट का काम करता है। राज्य का नेता होने के नाते जनता के विभिन्न वर्गों से मिलेगा, उनसे उनकी समस्याओं आदि के बारे में ज्ञापन प्राप्त करेगा। वो सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। इस तरह से वो राज्य प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाता है। हालांकि राज्यपाल का विवेकाधिकार राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की कुछ पावर, प्राधिकार, प्रमुख प्रतिष्ठा स्थिति को कटौती कर सकता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं एनसीआरबी से रिलेटेड, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। इसकी स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत 1986 में इस उद्देश्य से की गई थी कि भारतीय पुलिस में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। पुलिस तंत्र को सूचना प्रौद्योगिकी समाधान और आपराधिक गुप्त सूचनाएं प्रदान करके हम थोड़ा उनके कौशल को बढ़ाया जा सके, ताकि अच्छे से वो लोग काम कर सकें पूरी पावर के साथ में। अब ये राष्ट्रीय पुलिस आयोग और गृह मंत्रालय के कार्यबल 1985 की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था। 2 लोगों ने इसको सिफारिश किया था कि इसको हमें लाना है। एनसीआरबी देश भर में अपराध के वार्षिक व्यापक आंकड़े, भारत में अपराध रिपोर्ट एकत्रित करता है। इसी से रिलेटेड क्या क्या बात है, देखो। वर्ष 1953 से प्रकाशित होने के बाद ये रिपोर्ट देश भर में कानून और व्यवस्था की स्थिति को समझने में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में है। एनसीआरबी के दूसरे CCTNS हैकथॉन और साइबर चैलेंज 2020-21 का उद्घाटन समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अब हम आते हैं न्यूज़ की तरफ और न्यूज़ को देख लेते हैं। 1.2 लाख जो मौतें हैं वो रोड एक्सीडेंट के कारण हुई हैं 2020 में, ऐसा एनसीआरबी का कहना है। 1.35 लाख हिट एंड रन केसेस सिंस 2018। इसके बाद इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है, हिट एंड रन केसेस। ठीक है। यूज्ड अबाउट ए रोड एक्सीडेंट caused बाय ए ड्राइवर हु डज नॉट स्टॉप टू हेल्प। ड्राइवर ने टक्कर मारी और वो भाग गया। ठीक है। उसने कोई हेल्प नहीं करी जिस व्यक्ति को चोट लगी है। उस प्रकार के केसेस की यहाँ पर बात करी गई थी कि 1.35 लाख हिट एंड रन केसेस हैं 2018 से लेकर के, यदि हम अभी तक देखें तो। इंडिया रिकॉर्डेड 1.2 लाख केसेस ऑफ डेथ ड्यू टू निगलेंस रिलेटिंग टू रोड एक्सीडेंट। 2020 का ये डेटा दिया गया है। विथ 328 पर्सन लॉसिंग देयर lives every day on average despite the corona lockdown according to government data। तो हर दिन 328 लोग मर रहे थे इसमें। as many as 3.92 लाख live were lost in 3 years in death due to negligence related to road accident। तो लापरवाही के चलते चलते 3.9 लाख लोगों की डेथ हुई है। ठीक है। ड्यू टू
नेग्लिजेंस लापरवाही के कारण, रिलेटेड टू रोड एक्सीडेंट। द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी रिवील्ड इन इट्स एनुअल क्राइम इंडिया रिपोर्ट फॉर 2020, जबकि 1.2 लाख डेथ वर रिकॉर्डेड इन 2020। द फिगर स्टूड एट 1.36 लाख इन 2019 और 1.35 लाख 2018 में था, ऐसा डाटा शो करता है। The country logged 1.35 lakh cases of hit and run since 2018. The report of NCRB, which functions under the Union Home Ministry, showed। तो यदि हमसे पूछा जाता है कि ये जो रिपोर्ट है वो किसके अंडर में काम करती है, तो यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। केवल 2020 में 41,196 हिट एंड रन केसेस थे, while there were 47,504 such cases in 19 और 47,028 इन 2018, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। यदि हम एवरेज की बात कर लेना तो 112 इस प्रकार के केसेस रिपोर्टेड किए गए हैं एवरी डे इन द पास्ट ईयर अकॉर्डिंग टू द डाटा। द केसेस ऑफ कॉजिंग क्या क्या है, हर्ट बाई रैश और निग्लिजेंट ड्राइवर ऑन पब्लिक वे स्टूड एट 1.3 लाख इन 2020। क्या है, चलते चलते तेजी से एकदम टक्कर मार दिया और ठीक है, इसके साथ साथ में लापरवाही ड्राइवर की, इसके चलते चलते केसेस हैं 1.3 लाख रहे हैं 2020 में, 1.6 लाख रहे हैं 2019 में और 1.66 लाख रहे हैं 2018 में। रेल एक्सीडेंट्स की यदि हम बात करें तो 52 केस जो डेथ के हैं लापरवाही के कारण, ठीक है, रेल एक्सीडेंट हुए हैं, वर रिकॉर्डेड अक्रॉस द कंट्री इन 2020। 55 केसेस 2019 में आए थे, 35 केस 2018 में आए। 2020 की यदि हम बात करें तो इंडिया के पास टोटल 133 केस रहे डेथ ड्यू टू मेडिकल नेग्लिजेंस, मेडिकल लापरवाही के चलते चलते इतनी डेथें हुई हैं। अब लोगों को फ़ायदा मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाई। 201 केसेस ऐसे थे 2019 में और 2018 में 218 केसेस ऐसे मिले थे। इसके बाद एक न्यूज़ आई है जो कि बताती है डेंगू और मलेरिया रोग से रिलेटेड। तो मैकुलास्ट ने सन 1827 में सबसे पहले मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था। मलेरिया रोग की पुष्टि रक्त की बूंद और पीएफ मामलों के लिए आरडी किट सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसकी जांच होती है, ठीक है। लेवरन ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी। रोनाल्ड रॉस ने 1887 ईस्वी ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की और बताया कि मच्छर इसका वाहक है। और लेवरन ने क्या कहा था, मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की। मलेरिया रोग में लाल रुधिर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और रक्त की कमी आ जाती है। इसके उपचार में कुनैन, पेलुड्रीन, क्लोरोक्वीन और प्रीमाक्वीन ये दवाएं दी जाती हैं। अब यदि हम ये देखें ना तो मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तिल्ली और आरबीसी प्रभावित होती है। परजीवी इसका कौन है, प्लाज्मोडियम है। और वाहक मच्छर कौन है, मादा एनाफिलीज है। ये लक्षण है ठंड के साथ बुखार आना। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं एंटी टैंक मिसाइल से रिलेटेड। तो जो एंटी टैंक मिसाइल है इसने सारे ट्रायल्स को कंप्लीट कर लिया है। प्रोसेस फॉर इशूइंग एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी बाय आर्मी फॉर हेलिना हैज स्टार्टेड, ऐसा कहना है प्रोजेक्ट डायरेक्टर। इसको अब सेना में सेवा प्रदान करने के लिए जो एक्सेप्टेंस है ना उसके लिए काम चालू कर दिया गया है। द हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की हम बात कर रहे हैं, हेलिना की। बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिजिनियसली, भारत ने इसको खुद बनाया है। हैज़ कंप्लीटेड ऑल ट्रायल्स, इसने पूरे ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है।
और द प्रोसेस फॉर इशूइंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी बाय द आर्मी हैज स्टार्टेड, ऐसा कहना है सचिन सूद का। प्रोजेक्ट डायरेक्टर है ये हेलिना एंड ध्रुव शस्त्र एट द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL हैदराबाद, ए लेबोरेटरी ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो दो लोगों ने मिलकर के ये बात बताई है। लॉन्चर एंड मिसाइल आर रेडी, देयर आर सम ह्यूमन मशीन इंटरफेस टू बी रियलाइज विच आर गोइंग ऑन नाउ, ऐसा इनका कहना। While the cost estimate was yet to be done, each missile was expected to cost under 1 करोड़। 1 करोड़ के अंदर में ही इसकी कीमत पड़ रही है एक मिसाइल की। एंड अराउंड 500 मिसाइल एंड 40 लॉन्चर वुड बी रिक्वायर्ड इनिशियली, ऐसा कहा गया है कि इतनी की अभी हमें रिक्वायर्ड और है। Once the AON is issued, the request for proposal would be issued. Some firing trials would be done from the first production lot by the army at a stage. हेलेना के बारे में बात बताई जाती है, ये 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट क्लास ATGM माउंटेड है ऑन इंडिजीनियसली एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एंड हैज़ मिनिमम रेंज ऑफ 500 मीटर एंड ए मैक्सिमम रेंज ऑफ 7 किलोमीटर। कहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा, कितनी इसकी रेंज रहेगी, यहाँ पर इसकी जानकारी दी गई। ऑल इश्यूज विद द मिनिमम रेंज हैड बीन सॉर्टेड आउट एंड द इंटीग्रेशन विद अदर वेपन्स ऑन द प्लेटफॉर्म वाज ओवर। तो देखो मिनिमम रेंज कितनी रहेगी, इससे रिलेटेड जो इशू आ रहा है उसको सॉल्व कर दिया गया है। इसके अलावा अब इसे इंटीग्रेट कर दिया गया है अदर वेपन ऑन प्लेटफॉर्म के साथ में, ठीक है। द एयरफोर्स हैज आस्क्ड फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ इंटीग्रेटिंग द हेलिना ऑन द सून टू बी इंडक्टेड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ठीक है। इसको कहाँ पर इंडक्ट किया जाएगा, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में। इसके बाद फॉरेन वाले पेज में चलते हैं तो यहाँ पर बात बताई गई है नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड। तो ये क्या काम कर रहा है, न्यूक्लियर प्लांट को एक्सपांड कर रहा है। रिसेंट सैटेलाइट इमेज से हमको ये पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया एक्सपेंड कर रहा है यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट को एट इट्स मेन योंगबाइन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में। इस एक प्रकार से सिग्नेचर है दैट इट्स इंटेंड ऑन बूस्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ बॉम्ब मटेरियल्स, एक्सपर्ट का ऐसा कहना है। असेसमेंट हमको कैसे लगा इसका, तो आफ्टर नॉर्थ कोरिया रिसेंटली राइज टेंशन विथ इट्स फर्स्ट मिसाइल टेस्ट इन 6 months एमंग लॉन्ग डोरमेंट न्यूक्लियर डिसआर्मेंट निगोशिएशन विद द US। तो अभी तक यदि 6 महीने में देखा जाए ना तो पिछले विथ इट्स फर्स्ट मिसाइल टेस्ट इन 6 months, क्या है US पहले से ही ये सब चीज़ों के लिए मना करता है कि हम बस टेस्ट कर लिए हैं परमाणु हथियारों का, आप दूसरे देश मत करो। इसके बाद एक न्यूज़ आई है फिलीपींस से, बॉक्सर पेकुआओ टू रन फॉर फिलीपींस प्रेसिडेंट, ही वो टू एंड करप्शन इन गवर्नमेंट। हो सकता है ये सरकार यहाँ पर बना लें, ये बॉक्सर रहे हैं तो इन्हीं के बारे में न्यूज़ आई है। आई एम ए फाइटर एंड आई विल ऑलवेज बी ए फाइटर इनसाइड एंड आउटसाइड द रिंग, ऐसा इनका कहना है। ए सीनेटर सेड इन ए लाइव स्ट्रीम स्पीच, आई एम एक्सेप्टिंग योर नॉमिनेशन एज कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंट।